नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल वेद भूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पेश करने जा रहा हूं। इसमें आप ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। यह फाइल नंबर 3 यानी 3 है। आप इस फाइल में ट्रांसलेशन करने के नियम को बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट कर लें। इस फाइल में बताई गई इंग्लिश आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, अन्य एग्ज़ाम के लिए तथा बोलचाल के लिए भी अति आवश्यक है। इस फाइल को हम बहुत ही आराम से आपके सामने पढ़कर पेश करेंगे। तो आइए आज इस फाइल का पहला पार्ट शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी फाइल में शुरू के 4 पेज थॉट्स और आखिरी के कुछ पेज थॉट्स लिखे होते हैं। तो आइए पहले एक थॉट्स देखते हैं। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके बाद मेरा नाम, पता, एड्रेस है। इसके बाद यहाँ फाइल नंबर 3 लिखा है। सब्जेक्ट इंग्लिश, ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसलेशन करने के नियम को आप बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से सीखेंगे। एक थॉट्स और देखते हैं। प्राप्यमाम कर्म भूमि न चरति मनजो यस्तपः मंदभाग्य। अर्थात इस कर्म भूमि में जन्म लेकर जो मानव कर्म नहीं करता वह भाग्यहीन है। इसके बाद इस पेज में भी थॉट्स लिखे गए हैं, जो कि मैं पढ़कर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सिलेबस की शुरुआत के पहले जो थॉट्स लिखे गए हैं, इस थॉट्स को देखकर और सुनकर आप अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं। तो आइए थॉट्स को देखते हैं। तुलसी आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे जग रोए। धन प्राप्ति से मन चंचल हो जाता है। विद्या प्राप्ति से मन शांत हो जाता है। जो अपनी सहायता आप करने को तैयार है, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। अर्थात महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति में एक समान रूप रहते हैं। खोदने वालों का भी भार जिस तरह धरती सहन करती है, उसी तरह अपनी बुराई करने वालों का सहन करना भी खास धर्म है। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आओ झुक के सलाम करे उनको
जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो जिनका लहू देश के काम आता है। इसके बाद इस पेज में भी थॉट्स लिखा है। जब तक आपके मन में यह भय जमा रहेगा कि मैं दुर्बल हूं, तब तक आप शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। जब तक आप हीन भावनाओं के शिकार बने रहेंगे, तब तक उच्च भावनाओं को हृदय में कैसे स्थान दे सकेंगे। जब तक आपका मन दुखों और बदकिस्मती से मेल जोल करता रहेगा, तब तक आप प्रसन्न नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इनसे मन को संताप मिलता रहेगा, खुशी नहीं। सुंदरता का रहस्य इसी में निहित है कि हम दूसरों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। धैर्य और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सत्य से मन, विद्या व तप से आत्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। आधियां और सागर की लहरें सबसे योग्य नाविकों का निरंतर साथ देती है। इसके बाद चौथे पेज में भी थॉट्स लिखा है। आइए एक दो थॉट्स देखते हैं इस पेज का। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता का जितना विरोध करोगे, उसकी दुष्टता उतनी ही बढ़ेगी। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। इसके बाद भी थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आप पढ़कर आनंद ले सकते हैं। इस पेज के बाद सिलेबस की शुरुआत होती है। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कंपटीशन के हर पार्ट को आपके सामने पेश करता हूं, चाहे वह जीएस हो, चाहे सीसैट हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहां से आपके सिलेबस की शुरुआत होती है। ट्रांसलेशन अनुवाद। ट्रांसलेशन अनुवाद। डेफिनेशन परिभाषा। किसी एक भाषा के वाक्यों का उसके भाव के अनुसार दूसरी भाषा में परिवर्तित करने को ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं। तो पहला दिस का प्रयोग। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दिस का प्रयोग पढ़ेंगे कि कहाँ पर दिस का प्रयोग और कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दिस का प्रयोग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, नियम। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है। दिस का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। एग्जाम्पल, यह कलम है। दिस इज अ पेन। यह कलम है। दिस इज अ पेन। यह मेरी कलम है। दिस इज माई पेन। यह मेरी कलम है। दिस इज माई पेन। यह मेरा घर है। दिस इज माई हाउस।
यह मेरा घर है। दिस इज माई हाउस। यह आम है। दिस इज अ मैंगो। यह आम है। दिस इज अ मैंगो। यह मेज है। दिस इज अ टेबल। यह मेज है। दिस इज अ टेबल। बी नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट को सदैव इज के बाद तुरंत ही लाते हैं। एग्जाम्पल, यह मेरा घर नहीं है। दिस इज नॉट माई हाउस। यह मेरा घर नहीं है। दिस इज नॉट माई हाउस। यह मुर्गी नहीं है। दिस इज नॉट ए hen। यह मुर्गी नहीं है। दिस इज नॉट अ hen। यह पंखा नहीं है। दिस इज नॉट अ फैन। यह पंखा नहीं है। दिस इज नॉट ए फैन। यह मेरा कुत्ता नहीं है। दिस इज नॉट माई डॉग। यह मेरा कुत्ता नहीं है। दिस इज नॉट माई डॉग। यह मेरी कलम नहीं है। दिस इज नॉट माई पेन। यह मेरी कलम नहीं है। दिस इज नॉट माई पेन। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में इज को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। इसके पश्चात दिस शब्द लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या यह पतंग है? इज दिस अ काइट? क्या यह पतंग है? इज दिस अ काइट? क्या यह मेरी कमीज है? इज दिस माई शर्ट? क्या यह मेरी कमीज है? इज दिस माई शर्ट? क्या यह बॉल है? इज दिस अ बॉल? क्या यह बॉल है? इज दिस अ बॉल? क्या यह मेरी दवात है? इज दिस माई इंक पॉट? क्या यह मेरी दवात है? इज दिस माई इंक पॉट? क्या यह मेज है? इज दिस अ टेबल? क्या यह मेज है? इज दिस अ टेबल? अब दूसरा दैट, वह का प्रयोग। अब दैट के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि दैट का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। इसका बिल्कुल सही नियम हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दैट, वह का प्रयोग। दैट का मतलब वह होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है तथा एक वचन के लिए होता है। अंग्रेजी में एक वचन के कॉमन नाउन के पूर्व ए या एन का प्रयोग होता है, परंतु हिंदी में एक कलम है ऐसा नहीं कहा जाता। एग्जाम्पल, वह पुस्तक है। दैट इज अ बुक। वह पुस्तक है। दैट इज अ बुक। वह एक अच्छी पुस्तक है। दैट इज अ गुड बुक। वह एक अच्छी पुस्तक है। दैट इज अ गुड बुक। वह कुर्सी है। दैट इज अ चेयर। वह कुर्सी है। दैट इज अ चेयर। वह फूल है। दैट इज अ फ्लावर। वह फूल है। दैट इज अ फ्लावर। वह एक सुंदर तस्वीर है। दैट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। वह एक सुंदर तस्वीर है। दैट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट को सदैव इज के तुरंत बाद लिखते हैं। एग्जाम्पल, वह मेरा कुत्ता नहीं है। दैट इज नॉट माई डॉग। वह मेरा कुत्ता नहीं है। दैट इज नॉट माई डॉग। वह पंखा नहीं है। दैट इज नॉट अ फैन। वह पंखा नहीं है। दैट इज नॉट अ फैन। वह मेरा घर नहीं है। दैट इज नॉट माई हाउस। वह मेरा घर नहीं है। दैट इज नॉट माई हाउस। वह मुर्गी नहीं है। दैट इज नॉट अ hen। वह मुर्गी नहीं है। दैट इज नॉट अ hen। वह पुस्तक नहीं है। दैट इज नॉट अ बुक। वह पुस्तक नहीं है। दैट इज नॉट अ बुक। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में इज को वाक्य के प्रारंभ में ही लगाते हैं। इसके पश्चात दैट शब्द लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह पतंग है? इज दैट अ काइट? क्या वह पतंग है? इज दैट अ काइट? क्या वह मेरी कमीज है? इज दैट माई शर्ट? क्या वह मेरी कमीज है? इज दैट माई शर्ट? क्या वह गेंद है? इज दैट अ बॉल? क्या वह गेंद है? इज दैट अ बॉल? क्या वह मेरी दवात है? इज दैट माई इंक पॉट? क्या वह मेरी दवात है? इज दैट माई इंक पॉट? क्या वह कुर्सी है? इज दैट
अ चेयर? क्या वह कुर्सी है? इज दैट अ चेयर? अब तीसरा दीज का प्रयोग देखते हैं कि दीज का प्रयोग कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए किया जाता है। इसके करने के नियम को ध्यान से देखते हैं। दीज, ये का प्रयोग। दीज का मतलब ये होता है। दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। दीज का प्रयोग एक से अधिक वस्तु के लिए अर्थात बहुवचन के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। दीज पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ये पुस्तकें हैं। दीज आर बुक्स। ये पुस्तकें हैं। दीज आर बुक्स। ये पेंसिलें हैं। दीज आर पेंसिल्स। ये पेंसिलें हैं। दीज आर पेंसिल्स। ये लाठियां हैं। दीज आर स्टिक्स। ये लाठियां हैं। दीज आर स्टिक्स। ये साइकिलें हैं। दीज आर बाइसिकल्स। ये साइकिलें हैं। दीज आर बाइसिकल्स। ये गुड़िया हैं। दीज आर डॉल्स। ये गुड़िया हैं। दीज आर डॉल्स। निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय नॉट को सदैव आर के बाद लिखते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरी पुस्तकें नहीं हैं। दीज आर नॉट माई बुक्स। ये मेरी पुस्तकें नहीं हैं। दीज आर नॉट माई बुक्स। ये लाठियां नहीं हैं। दीज आर नॉट स्टिक्स। ये लाठियां नहीं हैं। दीज आर नॉट स्टिक्स। ये उसकी गुड़िया नहीं है। दीज आर नॉट हर डॉल्स। ये उसकी गुड़िया नहीं हैं। दीज आर नॉट हर डॉल्स। ये पेंसिलें नहीं हैं। दीज आर नॉट पेंसिल्स। ये पेंसिलें नहीं हैं। दीज आर नॉट पेंसिल्स। ये संदूक नहीं हैं। दीज आर नॉट बॉक्सेस। ये संदूक नहीं हैं। दीज आर नॉट बॉक्सेस। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में दीज से पहले आर लगाते हैं, अर्थात आर सबसे पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या ये पेंसिलें हैं? आर दीज पेंसिल्स? क्या ये पेंसिलें हैं? आर दीज पेंसिल्स? क्या ये कुर्सियां हैं? आर दीज चेयर्स? क्या ये कुर्सियां हैं? आर दीज चेयर्स? क्या ये काली गायें हैं? आर दीज ब्लैक काउज? क्या ये काली गायें हैं? आर दीज ब्लैक काउज? क्या ये
आम हैं? आर दीज मैंगोज? क्या ये आम हैं? आर दीज मैंगोज? क्या ये लाठियां हैं? आर दीज स्टिक्स? क्या ये लाठियां हैं? आर दीज स्टिक्स? चौथा, दोज का प्रयोग। अब दोज के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं कि इसका सही प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो दोज माने वे का प्रयोग। दोज का मतलब वे होता है। दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। दोज का प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं अर्थात बहुवचन के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज साधारण वाक्य। दोज दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वे अंडे हैं। दोज आर एग्स। वे अंडे हैं। दोज आर एग्स। वे संदूक हैं। दोज आर बॉक्सेज। वे संदूक हैं। दोज आर बॉक्सेज। वे उसकी गुड़िया हैं। दोज आर हर डॉल्स। वे उसकी गुड़िया हैं। दोज आर हर डॉल्स। वे लाठियां हैं। दोज आर स्टिक्स। वे लाठियां हैं। दोज आर स्टिक्स। वे काली गाय हैं। दोज आर ब्लैक काउस। वे काली गाय हैं। दोज आर ब्लैक काउस। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट को सदैव आर के बाद लिखते हैं। एग्जाम्पल, वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं। दोज आर नॉट माई बुक्स। वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं। दोज आर नॉट माई बुक्स। वे लाठियां नहीं हैं। दोज आर नॉट स्टिक्स। वे लाठियां नहीं हैं। दोज आर नॉट स्टिक्स। वे उसकी गुड़िया नहीं हैं। दोज आर नॉट हर डॉल्स। वे उसकी गुड़िया नहीं हैं। दोज आर नॉट हर डॉल्स। वे पेंसिलें नहीं हैं। दोज आर नॉट पेंसिल्स। वे पेंसिलें नहीं हैं। दोज आर नॉट पेंसिल्स। वे आम नहीं हैं। दोज आर नॉट मैंगोज। वे आम नहीं हैं। दोज आर नॉट मैंगोज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में दोज से पहले आर लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या वे पेंसिलें हैं? आर दोज पेंसिल्स? क्या वे पेंसिलें हैं? आर दोज पेंसिल्स? क्या वे कुर्सियां हैं? आर दोज चेयर्स? क्या वे कुर्सियां हैं? आर दोज चेयर्स? क्या वे काली गाय हैं? आर दोज ब्लैक काउज? क्या वे काली गाय हैं? आर
दोज ब्लैक काउज? क्या वे आम हैं? आर दोज मैंगोज? क्या वे आम हैं? आर दोज मैंगोज? क्या वे पुस्तकें हैं? आर दोज बुक्स? क्या वे पुस्तकें हैं? आर दोज बुक्स? तो विद्यार्थियों, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग आज हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि हम लोगों ने पहले पार्ट में दिस, दैट, दीज, दोज इन चारों का प्रयोग पढ़े थे। आज हम लोग दूसरे पार्ट में इज, एम, आर इसका प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए दूसरा पार्ट आज शुरू करते हैं। इज है का प्रयोग। इज का मतलब हे, हूँ, हो, व, हैं होता है। जब हम क्रियाओं का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो क्रमशः हे, हूँ, हो, व, है आते हैं। वाक्यों में ये क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा उसके पश्चात पूरक आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज साधारण वाक्य। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा उसके बाद पूरक आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल, दिस इज अ पिक्चर। यह तस्वीर है। दिस इज अ पिक्चर। यह तस्वीर है। यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक। यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक। वह हमारी टोपी है। दैट इज आवर कैप। वह हमारी टोपी है। दैट इज आवर कैप। वह उसकी कमीज है। दैट इज हिज शर्ट। वह उसकी कमीज है। दैट इज हिज शर्ट। वह उसकी गुड़िया है। दैट इज हर डॉल। वह उसकी गुड़िया है। दैट इज हर डॉल। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। इनका अनुवाद करते समय इज के बाद नॉट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, वह कुर्सी नहीं है। दैट इज नॉट अ चेयर। वह कुर्सी नहीं है। दैट इज नॉट अ चेयर। वह पुस्तक नहीं है। दैट इज नॉट अ बुक। वह पुस्तक नहीं है। दैट इज नॉट अ बुक। यह खिलाड़ी नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेयर। यह खिलाड़ी नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेयर। यह कुर्सी नहीं है। दिस इज नॉट अ चेयर। यह कुर्सी नहीं है। दिस इज नॉट अ चेयर। यह पेन नहीं है। दिस इज नॉट अ पेन। यह पेन नहीं है। दिस इज नॉट अ पेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य।
क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इनके प्रारंभ में इज आता है। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के समान ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह पुस्तक है। इज दैट अ बुक। क्या वह पुस्तक है। इज दैट अ बुक। क्या वह मेज है। इज दैट अ टेबल। क्या वह मेज है। इज दैट अ टेबल। क्या वह आम है। इज दैट अ मैंगो। क्या वह आम है। इज दैट अ मैंगो। क्या यह कुर्सी है। इज दिस अ चेयर। क्या यह कुर्सी है। इज दिस अ चेयर। क्या यह कलम है। इज दिस अ पेन। क्या यह कलम है। इज दिस अ पेन। अब छठवां एम हूं का प्रयोग। अब हम लोग एम के बारे में पढ़ेंगे कि एम का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। एम हूं का प्रयोग। एम का मतलब हूं होता है। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा उसके पश्चात पूरक आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज साधारण वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, मैं खिलाड़ी हूं। आई एम अ प्लेयर। मैं खिलाड़ी हूं। आई एम अ प्लेयर। मैं अध्यापक हूं। आई एम अ टीचर। मैं अध्यापक हूं। आई एम अ टीचर। मैं लेखक हूं। आई एम अ राइटर। मैं लेखक हूं। आई एम अ राइटर। मैं नेता हूं। आई एम अ लीडर। मैं नेता हूं। आई एम अ लीडर। मैं लड़का हूं। आई एम ए बॉय। मैं लड़का हूं। आई एम अ बॉय। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इनका अनुवाद करते समय एम के बाद नॉट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, मैं खिलाड़ी नहीं हूं। आई एम नॉट अ प्लेयर। मैं खिलाड़ी नहीं हूं। आई एम नॉट ए प्लेयर। मैं अध्यापक नहीं हूं। आई एम नॉट अ टीचर। मैं अध्यापक नहीं हूं। आई एम नॉट अ टीचर। मैं लेखक नहीं हूं। आई एम नॉट अ राइटर। मैं लेखक नहीं हूं। आई एम नॉट अ राइटर। मैं नेता नहीं हूं। आई एम नॉट अ लीडर। मैं नेता नहीं हूं। आई एम नॉट अ लीडर। मैं लड़का नहीं हूं। आई एम नॉट ए बॉय। मैं लड़का नहीं हूं।
आई एम नॉट अ बॉय। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इनके प्रारंभ में ही एम आते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के समान ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं खिलाड़ी हूँ? एम आई अ प्लेयर? क्या मैं खिलाड़ी हूँ? एम आई अ प्लेयर? क्या मैं अध्यापक हूँ? एम आई अ टीचर? क्या मैं अध्यापक हूँ? एम आई अ टीचर? क्या मैं लेखक हूँ? एम आई अ राइटर? क्या मैं लेखक हूँ? एम आई अ राइटर? क्या मैं नेता हूँ? एम आई अ लीडर? क्या मैं नेता हूँ? एम आई अ लीडर? क्या मैं लड़का हूँ? एम आई अ बॉय? क्या मैं लड़का हूँ? एम आई अ बॉय? आर का प्रयोग। अब सातवां आर का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे कि आर का प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है, इसके नियम के बारे में जानेंगे। सातवां आर हैं का प्रयोग। क्रियाओं का जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो क्रमशः हे, हूँ, हो व हैं आते हैं। वाक्यों में ये क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट तथा उसके पश्चात वर्ब फिर पूरक आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता तथा यू के साथ आर का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, तुम लड़की हो? यू आर अ गर्ल। तुम लड़की हो? यू आर अ गर्ल। वे कुर्सियां हैं। दोज आर चेयर्स। वे कुर्सियां हैं। दोज आर चेयर्स। वे अंडे हैं। दोज आर एग्स। वे अंडे हैं। दोज आर एग्स। वे संदूक हैं। दोज आर बॉक्सेज। वे संदूक हैं। दोज आर बॉक्सेज। वे लाठियां हैं। दोज आर स्टिक्स। वे लाठियां हैं। दोज आर स्टिक्स। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। इसका अनुवाद करते समय आर के बाद नॉट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, वे लड़कियां नहीं हैं। दे आर नॉट गर्ल्स। तुम कमरे में नहीं हो। यू आर नॉट इन द रूम। वे लड़कियां नहीं हैं। दे आर नॉट गर्ल्स। तुम कमरे में नहीं हो। यू आर नॉट इन द रूम। वे खिलाड़ी नहीं हैं। दे आर नॉट प्लेयर। वे खिलाड़ी नहीं हैं। दे आर नॉट प्लेयर।
वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं। Those are not my books. वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं। Those are not my books. वे आम नहीं हैं। Those are not mangoes. वे आम नहीं हैं। Those are not mangoes. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इनके प्रारंभ में ही आर आते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के समान ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम लड़की हो। आर यू ए गर्ल। क्या तुम लड़की हो। आर यू अ गर्ल। क्या वे पेंसिलें हैं। आर दोज पेंसिल्स। क्या वे पेंसिलें हैं। आर दोज पेंसिल्स। क्या वे पुस्तकें हैं। आर दोज बुक्स। क्या वे पुस्तकें हैं। आर दोज बुक्स। क्या ये काली गाय हैं। आर दीज ब्लैक काउज। क्या ये काली गाय हैं। आर दीज ब्लैक काउज। क्या ये कुर्सियां हैं। आर दीज चेयर्स। क्या ये कुर्सियां हैं। आर दीज चेयर्स। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग दूसरे पार्ट में इज, एम, आर का प्रयोग पढ़े हैं। अब इसके आगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग दूसरे पार्ट में इज, एम, आर का प्रयोग पढ़े थे, आज तीसरे पार्ट में ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ए, एक का प्रयोग। ए का अर्थ है कोई एक या एक। यह एक वचन सिंगुलर नंबर की जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले आता है। एग्जाम्पल, अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ हॉर्स, अ चेयर, अ टेबल, एक्सेट्रा। सावित्री के पास एक पेन है। सावित्री हैज अ पेन। सावित्री के पास एक पेन है। सावित्री हैज अ पेन। मोहन के पास एक मेज है। मोहन हैज अ टेबल। मोहन के पास एक मेज है। मोहन हैज अ टेबल। राम के पास एक कुर्सी है। राम हैज अ चेयर। राम के पास एक कुर्सी है। राम हैज अ चेयर। यह कुर्सी है। दिस इज अ चेयर। यह कुर्सी है। दिस इज अ चेयर। वह घोड़ा है। दैट इज अ हॉर्स। वह घोड़ा है। दैट इज अ हॉर्स। ए के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि उसके पश्चात आने वाले नाउन या एडजेक्टिव का पहला अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू यानी वावेल्स में से कोई न हो। जब किसी शब्द के शुरू में ओ हो और उसका उच्चारण ओ न होकर वह हो, तो उस शब्द के पहले ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल,
a one-eyed man, a one-eyed man, a 1 rupee note, a 1 rupee note। यदि किसी शब्द के पहले यू हो और उसका उच्चारण यू हो तो वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल वर्क, ए यूनियन, ए यूरोपियन। ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल वर्क, ए यूनियन, ए यूरोपियन। किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, 7 days make a week, 7 days make a week। A boy was going, a boy was going। भिन्नवाचक शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। I have bought a 3/4 part of this garden, I have bought a 3/4 part of this garden। अंग्रेजी भाषा में कुल 3 आर्टिकल्स ए, एन और द हैं। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। द डेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल की तरह होता है और द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल की तरह होता है। एन का प्रयोग, अब हम लोग एन के बारे में पढ़ेंगे। 9 एन, एक का प्रयोग। एन का अर्थ भी कोई एक या एक है। इसका प्रयोग ऐसे नाउन यानी संज्ञा या एडजेक्टिव यानी विशेषण से पहले किया जाता है जिसका पहला अक्षर स्वर यानी वावेल हो, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक हो। एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन इनमी, एन अंडर ग्रेजुएट, एन एस, एन आउल, एन ऑर्नामेंट, एन इंकपॉट, एन एग, एन आवर, एन ए एप्पल, एन एलिफेंट। एक बार फिर से देखते हैं। एन अम्ब्रेला, एन एनिमी, एन अंडर ग्रेजुएट, एन एस, एन आउल, एन ऑर्नामेंट, एन इंकपॉट, एन एग, एन आवर, एन एप्पल, एन एलिफेंट एक्सेट्रा। यहाँ गलती से ए एप्पल लिख दिया गया है। एन एप्पल, एन एलिफेंट एक्सेट्रा। मीरा के पास एक छाता है। मीरा हैज एन अम्ब्रेला। मीरा के पास एक छाता है। मीरा हैज एन अम्ब्रेला। मैंने सर्कस में एक हाथी देखा। आई सॉ एन एलिफेंट इन द सर्कस। मैंने सर्कस में एक हाथी देखा। आई सॉ एन एलिफेंट इन द सर्कस। मुझे सेब दो। गिव मी एन एप्पल। मुझे सेब दो। गिव मी एन एप्पल। एन एलिफेंट is a big animal. An elephant is a big animal. There is an egg in the basket. There is an egg in the basket. He works in an office. He works in an office. Come after
an hour, come after an hour. He gave the boy an apple. He gave the boy an apple. an का प्रयोग उन शब्दों के साथ भी करते हैं जो h से प्रारंभ होते हैं लेकिन जिनमें h मूक रहता है और उसके पीछे का वावेल बोला जाता है। एग्जाम्पल, जयपाल एक ईमानदार व्यक्ति है। जयपाल इज एन ऑनेस्ट मैन। जयपाल एक ईमानदार व्यक्ति है। जयपाल इज एन ऑनेस्ट मैन। वह एक अवैतनिक सचिव है। ही इज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी। वह एक अवैतनिक सचिव है। ही इज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी। उन्हें मानदेय मिलता है। ही गेट्स एन ऑनरेरियम। उन्हें मानदेय मिलता है। ही गेट्स एन ऑनरेरियम। हमारा अतिथि एक सम्मानित व्यक्ति है। आवर गेस्ट इज एन ऑनरेबल पर्सन। हमारा अतिथि एक सम्मानित व्यक्ति है। आवर गेस्ट इज एन ऑनरेबल पर्सन। तो विद्यार्थियों, ये था तीसरा पार्ट। इसमें हम लोगों ने ए और एन के प्रयोग के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग चौथे पार्ट में अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।